दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने समाज शास्त्र की 4 परंपराओं के बारे में चर्चा की थी और उन परंपराओं के आधार पर यह बताने का प्रयास किया था कि ये परंपराएं किसी न किसी रूप में समाज शास्त्र के समूचे विकास की प्रक्रिया को हमारे सामने अभिव्यक्त करती हैं। हमने ये भी बताने का प्रयास किया था उसमें, हालांकि जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, कि किस तरह से वो जो क्लासिकल ट्रेडिशंस थे, उन क्लासिकल ट्रेडिशंस को आगे के समाज वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के संशोधनों के माध्यम से या उनका विस्तार करते हुए, उनकी पुनर्व्याख्या करते हुए या उनके आलोचनात्मक पक्षों को प्रस्तुत करते हुए नए पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करने शुरू किए। यानी नई अवधारणाएं, नए सिद्धांत, नए विचार, यहाँ तक कि नई पद्धति शास्त्र भी हमारे सामने उभर करके आने लगे। जैसे जैसे समाज स्टेबिलिटी और चेंज, क्राइसिस इत्यादि की प्रक्रियाओं से रूबरू होने लगा, समाज शास्त्र ने अनेक परिवर्तनों को अपने अंदर विषय वस्तु के रूप में शामिल किया और वह विषय वस्तु धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन का भी हिस्सा बन गई और इसके साथ साथ समाज शास्त्र की सीमाओं को तोड़कर वह विभिन्न समाज विज्ञानों के क्षेत्र में शामिल हो गई। यहाँ तक कि साहित्य में भी हम उसका समावेश पाते हैं और ये कोई एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं थी। दूसरे विषय और साहित्य ने समाज शास्त्र के अंदर भी प्रवेश किया और इस तरह से समाज शास्त्र एक समग्र विषय के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। हम इन पक्षों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने दृष्टिकोण को एक ऐसे समाज शास्त्री के नजरिए के साथ जिनको समाज शास्त्र का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, यानी जिन्होंने समाज शास्त्र को जन्म दिया। अगस्त कोंत, जो फ्रांसीसी समाज दार्शनिक थे, वे समाज शास्त्र के जनक के रूप में या समाज शास्त्र के उद्भव के मुख्य विचारक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। 1798 से 1851 तक का उनका अपना दौर है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दौर फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद फ्रांस के अंदर उतार चढ़ाव का भी दौर है। हम उस इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन नेपोलियन की अपनी भूमिका, उसके बाद लुई 18 की भूमिका, अनेक होने वाले जो बदलाव थे, उन बदलावों को फ्रांस की क्रांति कैसे महसूस कर रही थी, आधुनिकतावाद और पारंपरिकता, इन दोनों के बीच में एक विशेष किस्म का विवाद चल रहा था। नई संस्थाओं के उदय की चर्चा हो रही थी और पुरानी संस्थाएं जो कि सामंतवाद ने उत्पन्न की थी, वो टूट रही थी। लेकिन उनके टूटने की प्रक्रिया में फ्रांस में जो कुछ बदलाव हो रहे थे, उसमें अनेक ऐसे पक्ष भी उभर रहे थे जो फ्रांस की राज्य क्रांति के विभिन्न पक्षों की पुनर्व्याख्या और व्याख्या के लिए हमारे सामने अनेक पक्षों को लेकर के आ रहे थे। अगस्त कोंत को हम दो संदर्भों में याद करें। जहां तक हम ये कह सकते हैं कि ये समाज शास्त्र के प्रवर्तक हैं, वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म, दार्शनिक प्रत्यक्षवाद के भी प्रवर्तक हैं। इन दो पक्षों के साथ हमको अगस्त कोंत को देखने की जरूरत पड़ेगी। इनके ऊपर चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने
द स्पिरिट ऑफ लॉज के माध्यम से हमारे सामने सामाजिक वास्तविकताओं की समझ के बारे में अनेक पक्षों को प्रस्तुत किया। और ऐसा भी लगता है कि अगर हमको कभी एडवांस सोशियोलॉजिकल नैरेटिव्स को समझने की जरूरत पड़े तो उसमें चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू के विचारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो कि 1838 में हुई, उसके उद्भव से पहले भी अनेक ऐसे दार्शनिक हैं, अनेक ऐसे विचारक हैं जिन्हें हम सोशियोलॉजिकल नैरेटिव्स जो हमारे सामने विकसित हुए उनको समझने के लिए उन विचारकों को स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, इनका प्रभाव था अगस्त कुंत के ऊपर। जैक ट्यूरोगोट, इनका प्रभाव था। और जैक ट्यूरोगोट ने अपने डिस्कोर्सेज में ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट की बात की, मानव चेतना, मानव मस्तिष्क के विकास की विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। और ट्यूरगोट ने क्रिश्चियनिटी के जो अपने रूल्स थे, ईसाइयत की जो भूमिका थी, उस ईसाइयत की भूमिकाओं का एक आलोचनात्मक संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसका प्रभाव भी हमें अगस्त कुंत के ऊपर मिलता है। तीसरे जो विचारक हैं वो हैं जिया कॉन्डोरसेट। इनकी इनकी अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड के साथ जुड़ती है। मानव चेतना की प्रगति किस प्रकार से होती है उसके बारे में कॉन्डोरसेट ने अपने दृष्टिकोण को विकसित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव था जिसको लेकर के अनेक विवाद भी हैं, सेंट साइमन और अगस्त कुंत के संबंधों को लेकर के अनेक तरह के पक्ष भी प्रस्तुत किए गए हैं। सेंट साइमन ने लॉ ऑफ हिस्ट्री की बात की थी, इतिहास के विकास में किस तरह से विभिन्न प्रणालियां विकसित होती हैं, विभिन्न नियम उत्पन्न होते हैं और उन नियमों के माध्यम से हम समाज के विकास की प्रक्रिया को जान सकते हैं। यानी इतिहास कोई अराजकतावादी प्रणाली के साथ नहीं होता, इतिहास के विकास में भी कुछ नियम होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दौर विशेष में इतिहास में अराजकतावाद की उत्पत्ति देखी जा सकती है तो उस अराजकतावाद की उत्पत्ति के पीछे भी कोई ना कोई प्रणाली जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक है संबंधित समाज की, उसकी अपनी भूमिका होती है। इसलिए कभी अगर हम विस्तार से बात करें अगस्त कुंत की तो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, जैक ट्यूरगोट, जिया कॉन्डरसेट और सेंट साइमन, इन चार विचारकों के प्रभाव को हमें जरूर देखना चाहिए। अगस्त कुंत के अपने दो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव, एक तो ये है जो कि 6 वॉल्यूम में लिखी गई, कुछ लोगों का कहना है कि ये 5 वॉल्यूम है, कुछ ये मानते हैं कि ये 6 वॉल्यूम है। और एक है उनकी जो पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव, जो 6 वॉल्यूम में है, इनको हमें महत्वपूर्ण योगदान के रूप में, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के रूप में अगस्त कुंत के साथ देखने की जरूरत है। जहां तक इन पुस्तकों का सवाल है, इसमें 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो पॉजिटिव की बात की है कुंत ने, वह विज्ञान के समकक्ष है। यानी विज्ञान और प्रत्यक्षवाद दोनों ही एक समानार्थक संदर्भों में ऐसा लगता है कुंत ने इस्तेमाल किए हैं। इन पुस्तकों से एक और सार हमारे सामने आता है और वो सार बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने कहा कि फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म के फादर के रूप में भी अगस्त कुंत को देखे जाने की जरूरत है। अगस्त कुंत का मत है कि जो ज्ञान है, ज्ञान की जो प्रणाली है, उसमें एक तो थियरीज हैं, सिद्धांतों के माध्यम से ज्ञान
का विकास होता है और विज्ञान आगे बढ़ता है। और दूसरा ये कि इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, जो आनुभविक अवलोकन है, अनुभव केंद्रित जो तथ्य हैं, जो यथार्थ हैं, जिनके पीछे एविडेंसेस हैं, जिनकी प्रामाणिकता है, जिनको सिद्ध करने के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रणालियां हो सकती हैं, तो हम सिद्धांतों को और आनुभविक अवलोकन को, इन दोनों को अगर साथ जोड़ करके देखें, अनेक बार यह भी हो सकता है कि ये जो संबद्धता है, ये संबद्धता अनेक विरोधाभासों को जन्म दे। यानी जो इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है उसको थियरीज सपोर्ट ना करें, या थियरीज में जो कुछ नैरेटिव्स हैं, जो कुछ उनकी फाइंडिंग्स हैं, वो इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ न जुड़ती हो, लेकिन इन दोनों के संबंध के बीच में जो समन्वय और विरोधाभास है, इसको जाने बिना हम ज्ञान के विकास की चर्चा नहीं कर सकते। और इसलिए हमें अगस्त कुंत को फादर ऑफ फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म और फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में देखने की जरूरत है। मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा कि सोशल फिजिक्स का नाम क्या था और सोशल फिजिक्स को क्यों हटाया, सोशियोलॉजी क्यों लाई, क्योंकि वो सारे के सारे जो पक्ष है वो सामान्य रूप से हमारे सामने मौजूद है। एक जो विज्ञान के 3 चरण बताए उन्होंने, विज्ञान के तो क्या, मानव प्रगति के या मानव विकास के जो 3 चरण बताए, सामाजिक विकास के 3 चरण बताए, इसको भी इन विचारकों के साथ में और अगस्त कुंत के साथ देखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि जो थियोलॉजिकल स्टेज है, जहां पर की धर्म और आस्था है, वह कहीं ना कहीं सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। और यहाँ सैन्य प्रणाली को हम मिलिट्री के साथ, अंग्रेजी में तो कह सकते हैं, लेकिन मिलिट्री का मतलब है एक तरह का अनुशासन, एक तरह का होमोजीनिटी, एक तरह की समरूपता, और उस समरूपता के साथ कहीं ना कहीं निरंकुशतावाद। ऐसा लगता है कि जब आप धर्म के केंद्र में आते हैं, जब आप आस्थाओं के केंद्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं निरंकुशतावाद को एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, क्योंकि वहां पर आस्था पर सवाल नहीं होते, हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, हम उस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फाइनलिटी है। तो इस कारण से जो ज्ञान विकसित हो रहा है, उस ज्ञान के अंदर एक स्टैटिकनेस देखी जा सकती है, एक तरह की वहां पर स्थिरता देखी जा सकती है। और वह स्थिरता संस्थाओं में, सामाजिक संरचनाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, उन सब में किसी ना किसी रूप में शामिल हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उसके अंदर, और कहीं वो स्टैटिकनेस हमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया में अवरोध के रूप में भी स्वीकार करनी पड़ती है। तो हम इस स्टेज को थियोलॉजिकल डैश मिलिट्री स्टेज की संज्ञा दे सकते हैं। मैं ये संदर्भ मॉन्टेस्क्यू, ट्यूरगोट और कॉन्डरसेट, इनके विचारकों के आधार पर, इन विचारकों के आधार पर और कुंत के अपने चिंतन के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक मेटाफिजिकल स्टेज का सवाल है, तत्वशास्त्रीय, वहां पर लॉजिक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, अमूर्तता का तर्क है, ज्ञान का विस्तार है, और सेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। कई तरह के जो तर्क हैं, उन तर्कों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और स्वाभाविक है कि जब आर्ग्यूमेंट को जनरेट किया जाता है किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए, किसी प्रणाली को समझने के लिए, तो वहां पर अनेक प्रकार के नियम, अनेक प्रकार की तार्किकताएं हमारे सामने आने लगती हैं। वो एब्स्ट्रैक्शन है जिसको हमने कहा कि भाई हम तर्क को काउंटर करने के लिए भी तर्क देंगे, और फिर उस तर्क का विस्तार होता चला जाएगा। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हीगेल के अपने चिंतन के अंदर निकल करके आती है, जिसको कि हम फिलोसॉफिकल डायलेक्टिक्स के संदर्भ में तलाशने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये मेटाफिजिक्स के साथ में जुडिशियल डायमेंशन जुड़ जाते हैं, नियम, एक तरह के कानून, निर्देश, जो निर्देश हमें अनुवाद के जो निर्देश हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर।
अनुवाद नहीं, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तर्क के अंदर, जो हमारी अपनी वैचारिकी है उसके अंदर हमको देखने को मिलती है। और जो तीसरा चरण है वो है वैज्ञानिक। और जो वैज्ञानिक चरण है वह कहीं ना कहीं उद्योग की प्रणाली से जुड़ा हुआ है, उद्योगवाद के साथ जुड़ा हुआ है। और उस उद्योगवाद में, उस इंडस्ट्रियल के अंदर हमें अनेक प्रकार के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जहां तथ्य है, जहां वास्तविकताएं हैं, जहां एक्सपेरिमेंटेशन है, जहां ऑब्जर्वेशन है, जहां कॉज है, जहां इफेक्ट है। पूरी इंडस्ट्री विज्ञान के इन नियमों के आधार पर काम करती है। और ये भी कहा जा सकता है कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हम पॉजिटिविस्टिक स्टेज के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, ड्यूरगोट, कॉन्डोरसेट के इस चिंतन के आधार पर हम थियोलॉजिकल डैश मिलिट्री, मेटाफिजिकल डैश जुडिशियल, साइंटिफिक डैश इंडस्ट्रियल, अर्थात पॉजिटिविस्टिक स्टेज की बात कर सकते हैं। कुंत ने जब इन लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसमें थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक यानी पॉजिटिविस्टिक, इन तीन स्टेजेस की बात की। और ये तीन स्टेजेस, चाहे तो आप इसको ज्ञान के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ लीजिए, चाहे सामाजिक अंतः संबंधों के बदलते स्वरूप के साथ जोड़ दीजिए, समूचे समाज के साथ जोड़ दीजिए, ये कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है कि हमारी जो चिंतन प्रणाली है, हमारी ज्ञान व्यवस्था है, सामाजिक संबंधों के साथ जुड़ी हुई जितनी भी प्रणालियां हैं, वे सब थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक अर्थात साइंटिफिक स्टेजेस के माध्यम से गुजरती हैं। जहां तक समाजशास्त्र के अंदर विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रघटनाओं को समझने का सवाल है, उनको हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ पद्धतियों का उल्लेख कर सकते हैं। वे पद्धतियां विज्ञान की विशेषताओं के रूप में भी देखी जा सकती हैं और अपने आप में पद्धति भी हैं। जैसे खूब चर्चा करते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, यानी वैज्ञानिक प्रकृति का अवलोकन। अवलोकन सामान्य नहीं, वैज्ञानिक प्रकृति का अवलोकन। हम जिसको देख रहे हैं उसे सउद्देश्य देखें, और जब हम सउद्देश्य देखते हैं तो हमारे उस देखने की अपनी एक प्रणाली विकसित हो जाती है। इस ऑब्जर्वेशन में इमेजिनेशन नहीं है, काल्पनिकता नहीं है। इसलिए यह अवलोकन, जिसको हम जब अवलोकन की पद्धति को पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, टू सी द थिंग्स विद अ पर्पस, किसी एक उद्देश्य के साथ उस वस्तु को देखना, उस प्रघटना को देखना। तो वह अवलोकन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अवलोकन अपने आप में एक पद्धति है किसी भी सामाजिक प्रघटना को समझने की, सामाजिक यथार्थ को समझने की। उस अवलोकन के माध्यम से हम कारण और परिणाम इन दोनों को जान सकते हैं। तो अवलोकन को एक पद्धति के रूप में भी देखा जा सकता है और अवलोकन को विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मकता, प्रयोग। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये फिजिकल साइंसेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर कि हम एक आर्टिफिशियल कंडीशंस को उत्पन्न करते हैं लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, और उस प्रयोगशाला के अंदर किसी भी प्रघटना का अध्ययन करते हैं, उसकी कार्य कारणता को जानते हैं और उस कार्य कारणता को समझने के लिए एक कंट्रोल्ड कंडीशन उत्पन्न की जाती है। आपने जब अपनी प्रारंभिक क्लासेस में 10th से लेकर के 12th तक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में अगर आपने प्रयोगशाला के अंदर कुछ परीक्षण किए हो तो वो परीक्षण एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं और कारण परिणाम संबंधों को वहां जाना जाता है और उसको फिर प्रस्तुत किया जाता है। उसकी बार बार रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और वेरीफाइबिलिटी के साथ स्थापनाएं होती चली जाती हैं। और फिर ये भी कहा जाता है एक स्टेज पर कि अगर यही कंट्रोल्ड कंडीशन है तो इन कंट्रोल्ड कंडीशन में बार बार इस
प्रघटना को अगर हम अध्ययन करेंगे तो वही परिणाम निकल करके आएंगे जो पहली बार निकल करके आएंगे। यानी एक्सपेरिमेंटेशन हमें प्रिडिक्शन की तरफ भी ले जाता है, हमको ये भविष्यवाणी की तरफ ले जाता है। और यह भविष्यवाणी का मतलब है, अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेज हैं, समान प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो उन कारण परिणाम संबंधों के फलस्वरूप जो भी चीज उभर करके आएगी, जो यथार्थ उभर करके आएगा, उसकी बार बार पुनरावृत्ति संभव है। वही रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और वेरीफाइबिलिटी का पार्ट है। तो हम उस एक्सपेरिमेंटेशन के साथ उसे जोड़ते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के संदर्भ में अगर हम समाजशास्त्र में देखें तो आर्टिफिशियल लैब तो तैयार नहीं की जा सकती, प्रयोगशाला तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक संबंधों या सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करने के लिए नेचुरल कंडीशंस को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशंस, इन नेचुरल एनवायरनमेंट। एक स्वाभाविक प्राकृतिक परिवेश में भी उस परीक्षण को किया जा सकता है। यह संभावना हमें अगस्त कोंत के इन विचारों से लगती है। तो एक एक्सपेरिमेंटेशन का अपना मेथड हो सकता है जिसके आधार पर हम विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन सभी सामाजिक प्रघटनाओं पर लागू हो सकता हो, इसको लेकर के सामाजिक अनुसंधान में अनेक प्रकार की बहस है, जो बहस कभी जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट पर जाएंगे तब उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक तीसरा मेथड है कंपैरिजन, तुलनात्मकता। हम तुलना करते हैं, तुलना में क्या था, क्या है, और इसके आधार पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये जो तुलना है, यह एक ही प्रघटना के अंदर ड्यूरेशन के आधार पर की जा सकती है कि हम ये कहें कि 1950s के अंदर हमारे सामाजिक संबंध क्या थे और आज 2024 में हमारे सामाजिक संबंध क्या हैं, तो एक तुलना की जा सकती है। और वह तुलना दो समान प्रकार की प्रघटनाओं के बीच में हो सकती है, दो भिन्न प्रकार की प्रघटनाओं के बीच में भी तुलना की संभावनाएं आ सकती हैं कि इसमें ये चीज उपस्थित है, इसमें ये चीज उपस्थित नहीं है। तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं और उस कंपैरिजन के आधार पर हम इतिहास के विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास कर सकते हैं और वह सामाजिक प्रघटना या वह समाज कैसे सरलता से जटिलता की तरफ गया है, उसे समझने के लिए भी कंपैरिजन को इस्तेमाल किया जा सकता है एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में। दुर्खाइम ने भी इसका इस्तेमाल किया है, मैक्स वेबर ने भी इस्तेमाल किया है। और आपको ये सब पता है कि जो सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन है, उन सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययनों में तुलनात्मक पद्धति एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त की जाती रही है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज जहाँ पर की सिंपलिसिटी है, उस सिंपलिसिटी को इस कंपैरेटिव फ्रेम के माध्यम से जाना जा सकता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ऐसे अनेक विचारक हैं जो समाज शास्त्र को तुलनात्मक मानव शास्त्र, कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद में हिस्टोरिकल एनालिसिस अपने आप में एक पद्धति है, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। और उस ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर हमको क्या करना होगा कि हम समाज के अतीत को, उस सामाजिक प्रघटना के अतीत को देखें और उस समय का जो इतिहास है, यानी उस अतीत का जो पक्ष है, जो पास्ट है, उस पास्ट का विश्लेषण करें, वहां पर कार्य कारणताओं की खोज की जाए डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर या विभिन्न पक्षों के आधार पर। तो ये हम तुलना कर सकते हैं और यह जो तुलना है, इस तुलना के आधार पर इस ऐतिहासिकता को जान करके भी सामाजिक प्रघटनाओं को जाना जा सकता है। आज हम अगस्त क्रांति के विषय में केवल इतनी बात करेंगे। आने वाला जो सीरीज होगी, उस सीरीज में अगस्त क्रांति के अन्य विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।